हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास पी ब्लॉक में हम लोगों ने कार्बन फैमिली को स्टार्ट किया था और उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने पढ़ा था। कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी नहीं थी। एक तो उसका फॉर्मेशन था कि उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक। दूसरा आपके पास उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के स्ट्रक्चर कि कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। मैं बताया था यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड्स बनते हैं, 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक बनता है आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। उसके अलावा कार्बन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर बचते हैं जिनकी वजह से ये एक लिगेंड की तरह काम कर सकता है, ठीक। और मेटल्स के साथ कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये एक पॉइजनस गैस है। ये गैस पॉइजनस क्यों होती है? क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके एक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक। ये था कार्बन का पहला ऑक्साइड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आओ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कार्बन के दूसरे ऑक्साइड से जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो और सेकेंड कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इससे भी आप मिले हुए हो CO2, ठीक। पहले इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन ऑफ CO2 करना चाहो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे कार्बन के इनकम्प्लीट कंबस्टन से CO बनती है, वैसे ही बताओ कार्बन के कंप्लीट कंबस्टन से क्या बनेगी? CO2 बनेगी। तो पहला तो आप कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन करवा लो, तो C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस होगा। दूसरा, किसी फ्यूल को ले लो, हाइड्रोकार्बन फ्यूल को, जैसे CH4 को लिया, इसका आप कंबस्टन करो ऑक्सीजन के साथ, तब भी ये क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस H2, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो वाटर लिक्विड स्टेट में मिलेगा, 100 से ऊपर है तो वाटर गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, 2H2O और यहां पर आ जाएगा 2O2। तो पहला तरीका तो यह है कि आप या तो कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन करो या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करो। दूसरा, अगर हम CO2 के लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें, इन लेबोरेटरी it is prepared by reacting CaCO3 with HCl। आप CaCO3 की रिएक्शन HCl के साथ करवाओ तो ये आपका CaCO3 सॉलिड, इसको आप HCl एक्वस से जब ट्रीट करवाओगे तो ये बनाता है CaCl2 एक्वस प्लस H2O प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ये बना आपका 2HCl, ये बना H2O और ये CO2। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक, तो इसका ना जब ये बाहर निकलती है सोल्यूशन से तो इसका निकलने का एक तरीका होता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का कैन या कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो, ढक्कन खोलते हो, तो क्या होता है? फिज बाहर निकलता है, फिज। ऐसे ही जब यहां से CO2 बाहर निकलती है तो एक फिज आता है। फिज का मतलब बबल्स आते हैं। इस फिजिंग को हम बोलते हैं कि जो गैस है, दिस CO2 गैस इज रिलीज्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक। तो जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक का फिज बाहर निकलता है, वैसे ही यहां पर क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलती है। तो आप जानते ही हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है? CO2 गैस ही होती है। तो CO2 गैस जब भी किसी लिक्विड से बाहर निकलेगी हमेशा बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसको टेक्निकल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। दूसरा, CO2 एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक। तो अगर कहीं CO2 निकल रही है, हाँ, बट ये नेचर में सफोकेटिंग होती है। तो अगर ये सफोकेटिंग है तो हम इसको पहचान सकते हैं कि अगर कहीं पर ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ कोई सफोकेटिंग कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकल रही है तो वो गैस कौन सी गैस हो सकती है? CO2 गैस हो सकती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये CO2 को पहचानने का तरीका है, कई बार आप इसको यूज किया करोगे। तो ये 2 छोटे छोटे प्रिपरेशन है CO2 के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से
कार्बन ले लो, चाहे मीथेन ले लो, चाहे इथेन ले लो। दूसरा, लेबोरेटरी में आप CaCO3 की रिएक्शन HCl से करवाओ, ये क्या बनाता है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक, चलो प्रिपरेशन के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ CO2 को डिस्कस करें तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ CO2 में क्या है, आप कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 2p2। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आप कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अब कार्बन CO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। तो यहां से ये एक s और एक p ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होकर sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और आपके पास 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। बचे ये 2 p ऑर्बिटल्स, ये एज इट इज रहेंगे आपके पास। ठीक है, देखो अभी इसमें से आप मान लो, चलो आप ऐसे रहने दो, ये 2p के 2 ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर आप कार्बन की शक्ल देखो तो कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे को लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे। ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, फिर आप ऑक्सीजन की शक्ल देखो तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। तो 2p4 को ड्रॉ कर लो एक बार, 2p4 क्या होगा, 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल। ठीक, थोड़ा स्ट्रक्चर को और जगह देते हैं हम। तो देखो अब अरेंजमेंट कैसे होगा, आपके पास कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे को लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। तो इनमें से एक p ऑर्बिटल तो कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सेम यही काम दूसरा ऑक्सीजन एटम करेगा, इसका भी एक p ऑर्बिटल कार्बन के दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन का sp और ऑक्सीजन का 2p, इनके बीच में ओवरलैप होगा और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब बचा आपका कौन, कार्बन। देखो कार्बन के पास 2 2p ऑर्बिटल है जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो कार्बन का ये एक 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक 2p ऑर्बिटल के साथ, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग शो करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक, देखो कार्बन का एक ऑर्बिटल काम में आ गया ओवरलैपिंग में। अभी भी कार्बन के पास एक और p ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो वो p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अलाइंड होगा, वो ऑक्सीजन के दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा, बताओ, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से CO2 की स्ट्रक्चर में हर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड्स होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, एक्चुअली CO की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इस स्ट्रक्चर को हम कैसी स्ट्रक्चर बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये हुई आपके कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना रहे होंगे, डबल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे होंगे, वो लिख सकते हैं इतना। ठीक, फिर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये रेजोनेंस शो करता है। देखो रेजोनेंस कैसे शो करता है, यहां पर क्या आपके पास ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो होगा क्या, इसका ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। तो देखो जैसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, C। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो ऑक्सीजन पे आ गया आपके पास इस वाले पे प्लस चार्ज। ठीक, इधर आ गया तो C ट्रिपल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। ठीक, तो ये तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, वैसे ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? C सिंगल बॉन्ड O एंड ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनी, ये माइनस और ये प्लस। तो इस तरह से आपका ये लीनियर CO2 मॉलिक्यूल क्या करता है? रेजोनेंस शो करता है। और इस रेजोनेंस की वजह से आप देखो यहां पर जो दोनों CO बॉन्ड है, इन दोनों CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? सेम। तो आप ध्यान रखना, इन CO2 बोथ CO bonds are equal in length due to resonance। ठीक, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और पाई इलेक्ट्रॉन के इस डीलोकलाइजेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों CO बॉन्ड क्या होते हैं? सेम नेचर के होते हैं। तो देखो ये अपनी CO2 की स्ट्रक्चर, कैसे CO2 बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, दोनों CO बॉन्ड क्या होते हैं? सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। ठीक, फिर फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना, कि CO2 की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बट स्टिल हम उनको डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होती है CO2 की प्रॉपर्टीज। फिर देखो CO2 की कुछ प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है CO2 की हमें डिस्कस करनी है यहां पे, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक, तो हम नॉर्मल प्रेशर पे बात कर रहे हैं। अंडर नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे CO2 की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक, ऐसे तो क्या होता है, आप वाटर में किसी भी गैस को सॉल्युबल बना सकते हो, उसके लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 गैस डिसॉल्व होती है हाई प्रेशर पे। जैसे ही ढक्कन खोलते हो प्रेशर कम हो जाता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो नॉर्मल प्रेशर पे CO2 गैस क्या होती है, बहुत कम सॉल्युबल होती है इन वाटर। तो पहली चीज, अंडर नॉर्मल प्रेशर CO2 is not much soluble in water and its low solubility in water makes it very important factor इन रेगुलेशन ऑफ लाइफ। हाँ, हम लोगों को जिंदा बचा के रखने के लिए CO2 का बहुत काम है। हमारी लाइफ को रेगुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन प्ले करता है? CO2। और इसका रीजन क्या है? इसकी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो CO2 एक एसिडिक गैस है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी। ठीक, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये एक एसिड बनाती है, दैट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है, इट इज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड। कैसा एसिड है ये? इट्स अ वीक डाइबेसिक एसिड, यानी ये डिसोसिएट होकर 2H+ फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो आप ये देखो H2CO3 ये दो स्टेप्स में ब्रेक होगा। पहले ब्रेक होकर ये बनाएगा H+ प्लस HCO3 माइनस। कितना? H+ प्लस HCO3 माइनस। इसका डिसीजन कांस्टेंट हम बोलते हैं K1। फिर ये जो HCO3 माइनस बना, ये फर्दर ब्रेक होकर क्या बना सकता है? H+ प्लस CO3 2 माइनस। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं K2। ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कि जो K2 होता है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू K1 से बहुत कम होती है। तो यानी जो सेकेंड डिसोसिएशन होगा ये तो बहुत ही कम होता है। मेनली कौन सा डिसोसिएशन होता है? फर्स्ट डिसोसिएशन होता है। तो देखो ये एक एसिड और ये उस एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर एसिड और सॉल्ट मिलकर एक बफर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बफर।
कैसा बफर बनाते हैं? एक एसिडिक बफर बनाते हैं, ठीक। तो यहां पर एक बफर बनता है और ये बफर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ये जो बफर होता है, दिस बफर मेंटेन्स द pH ऑफ ब्लड। दिस बफर द pH ऑफ ब्लड कहां से कहां तक? 7.26 से 7.46 तक। तो अगर हमारे ब्लड में ये बफर नहीं होगा, बफर का काम क्या होता है? बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच चेंज होने नहीं देता है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच में बहुत ज्यादा चेंज होने नहीं देता है। तो हमारे ब्लड में जो CO2 गैस है, वो जो ब्लड के अंदर है, H2CO3 और HCO3- ये एसिड और ये सॉल्ट मिलकर एक बफर बनाते हैं। इस बफर की पीएच रहती है 7.26 से 7.46, जो हमारे ब्लड की ऑप्टिमम पीएच है। जब तक ब्लड की ये पीएच मेंटेन रहेगी तब तक हम जिंदा रहेंगे। अगर पीएच इससे बहुत ज्यादा हो गई या पीएच इससे बहुत कम हो गई तो हमारी सडन डेथ हो सकती है। इसलिए CO2, आज तक आपने सुना होगा कि CO2 गैस बहुत नुकसानदायक होती है ना। अगर आप CO2 इनहेल करो तो भी आपकी डेथ हो सकती है। हाँ, हो सकती है। CO2 इनहेल करने से डेथ नहीं होती, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा कि CO2 से डेथ कैसे होती है। बट हाँ, CO2 हमें जिंदा बचा के रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। और आप लोग तो बायो पढ़ते हो, आप लोग तो इस चीज को अच्छी तरह जानते होंगे कि क्यों CO2 हमारे ब्लड के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये बफर अगर नहीं बनेगा तो ब्लड की पीएच चेंज होगी, और ब्लड की पीएच चेंज होगी तो हम लोग इस दुनिया को टाटा बाय बाय भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लो सॉल्युबिलिटी के कारण ये क्या बनाता है? एक बफर, और बफर की वजह से पीएच, ब्लड की पीएच मेंटेन रहती है, जिसकी वैल्यू होती है 7.26 से 7.46। क्लियर? चलो, ये हुई इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये हमारे लिए क्या काम करती है। दूसरा जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि CO2 से क्या किसी इंसान की डेथ हो सकती है? CO2 देखो एज सच इनहेल करने से तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कहीं पर CO2 ज्यादा है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, CO2 इज अ नॉन पॉइजनस गैस। पहली चीज तो है कि CO2 CO की तरह पॉइजनस नहीं होती है। जैसे CO ब्लड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था, वैसे CO2 ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करती है। लेकिन ये क्या होता है, ये एयर से हैवी होती है। तो जहां पर CO2 बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगी? देखो हैवी है तो वो नीचे आएगी, नीचे सरफेस की तरफ, तो एयर को डिस्प्लेस करके खुद CO2 वहां पर आ जाती है और एयर को ऊपर शिफ्ट कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहां पर आप खड़े हो, अगर वहां CO2 बहुत ज्यादा है तो वो सारी एयर के साथ कौन चली जाएगी? ऑक्सीजन को ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो वहां पर उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर डेथ हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ CO2 से डेथ होना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, तो आप ध्यान रखना, CO2 इज अ नॉन पॉइजनस गैस बट इट इज डेंसर देन एयर, denser than air, so it displaces air and occupies the lower environment, and therefore due to lack of oxygen प्रॉब्लम्स में अकर। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कोई खड्डे में गिर जाता है, तो खड्डे में गिर गया बच्चा, देखा ना न्यूज़पेपर में आता है। एक तो प्रिंस नाम का था सबसे पहले जो गिरा था, उसने बहुत पैसे कमाए थे। बताओ, मैं नहीं था लेकिन वो है ना, ध्यान रखना, मैं उस टाइम में इतना छोटा भी नहीं था कि मैं खड्डे में गिर जाऊं। खैर, जब कोई खड्डे में गिर जाता है तो आपने सुना होगा कि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। फंडा क्या है? फंडा यही है, खड्डे में आप चले गए, CO2 हैवियर है, वो क्या करेगी? खड्डे के अंदर जाएगी, वहां की एयर को ऊपर डिस्प्लेस कर देगी। तो ऊपर डिस्प्लेस कर देगी तो जो अंदर बैठा हुआ बच्चा, आदमी जो भी है,
माइंस के अंदर जैसे लोग होते हैं, तो उनको इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए अगर नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत लंबे टाइम के लिए अगर उसमें रहा तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो बस यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से CO2 की वजह से डेथ हो सकती है, अदरवाइज CO2 की वजह से कोई डेथ नहीं होती है। क्लियर? चलो, तो ये एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि भाई क्या काम करती है, ठीक, क्यों ये हमारे लिए फायदेमंद होती है और क्यों नुकसानदायक होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, CO2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज है। जो आपके पास सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड CO2, इसको हम एक नाम से जानते हैं, ड्राई आइस, ठीक। तो ये व्हाइट कलर का एक व्हाइट कलर्ड सॉलिड बनाता है जिसकी फ्लेक्स होती है ना, फ्लेक्स, जैसे स्नो फ्लेक्स गिरते हैं वैसे ही सॉलिड CO2 के स्नो फ्लेक्स होते हैं। तो ये व्हाइट कलर्ड सॉलिड होता है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, और इस ड्राई आइस को हम एज रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट बोल दो या फिर कूलेंट बोल दो, एज ए कूलेंट यूज करते हैं। आइस की जगह हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, सॉलिड CO2 को। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक तो इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू आइस, ये ज्यादा अच्छा कूलेंट है। दूसरा, ये क्या होता है, सबलाइम हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप जैसे आओगे ये डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, CO2 गैस, और कोई निशान नहीं छोड़ता है, लिविंग नो रेसिड्यू। जैसे आइस होगा तो आइस वाटर मार्क छोड़ देगा, लेकिन ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, इसलिए हम सॉलिड CO2 को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। ड्राई रेफ्रिजरेंट होता है आपके पास ये। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जहां पर होती है, डीप फ्रीजर्स होते हैं, है ना, आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वहां पर हम CO2 गैस को यूज करते हैं एज इन सॉलिड फॉर्म, एज ड्राई आइस। लेकिन इसका यूज थोड़ा कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये मेन ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर में जाकर ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को और सपोर्ट करती है, इसलिए इन जनरल इसका जो यूज है वो अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हो हमारे लिए सुख सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम लोग अब भी सॉलिड CO2 को बहुत बड़े स्केल पर यूज करते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है CO2 गैस की, जिससे आपसे एक दो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर 2-3 है। जैसे पहला कि क्या CO2 में दोनों CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है? हाँ। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। दूसरा, ब्लड की pH कितनी होती है? तो 7.26 से 7.46। इसको मेंटेन कौन करता है? ब्लड की pH मेंटेन क्यों रहती है? ब्लड की pH मेंटेन इसलिए रहती है क्योंकि यहां पर जो CO2 गैस ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है वो एक बफर बनाती है। बफर के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? बफर के कंपोनेंट होते हैं कार्बोनिक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये एसिड और ये सॉल्ट, ये दोनों आपके बफर के कंपोनेंट है जो ब्लड की pH को मेंटेन रखते हैं। और एक ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस, और ये डायरेक्ट सबलाइम होता है। देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होता है, इसका सब्लिमेशन होता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको एज अ रेफ्रिजरेंट या फिर कूलेंट यूज करते हैं। तो ये अपना कार्बन का दूसरा ऑक्साइड जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कार्बन के एक ऑक्साइड से और कार्बन के एक और कंपाउंड्स मिलाता हूं, इनको हम बोलते हैं कार्बाइड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे तो नहीं, पर हाँ इनकी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लो और उनको आप जरूर से याद रख लेना, ठीक है। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, कार्बन के दो ऑक्साइड CO2 और CO से मिलने के बाद मैं आपको कार्बन के एक और ऑक्साइड्स मिलवाता हूं, जिससे आप लोग शायद कभी नहीं मिले हो सकता है मिले भी हो, कहीं रास्ते में मिल गया हो आपको। इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ठीक। तो C3O2 और आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, एक तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको बनाते कैसे हैं? देखो, हमारे पास एक एसिड होता है, ये याद मत रखना, बस पढ़ो, देखो और भूल जाओ। मेलोनिक एसिड CH2COOH, इसका आप डिहाइड्रेशन करो P4O10 के साथ, ठीक। तो जो डिहाइड्रेट होता है तो ये क्या बनाएगा?
C3O2 along with H3PO4। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड बनता है C3O2 प्लस H3PO4। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन है अपने पास, 4H3PO4, 4 3 12, 3, तो बन गया आपके पास 3C3O2 प्लस 4H3PO4 ना 6 16 10 4 3 22। ठीक है, बैलेंस है आपके पास रिएक्शन। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। तो इसके डिहाइड्रेशन से आपके पास मिलता है आपको कार्बन सब ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें जो 3 कार्बन है वो तीनों डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। ठीक, तो ये आपके कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरा इसकी एक प्रॉपर्टी, अगर आप इसको हीट करो तो हीट करने पर ये CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बना लेता है, CO बनाता है, साथ में क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो आप रिएक्शन को तो बैलेंस करना, रिएक्शन हम बैलेंस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि बेसिकली एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये CO और CO2 का क्या है, एक मिक्सचर होता है, दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो इसको हम कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इस तरह के ऑक्साइड को हम सेस्क्यूऑक्साइड भी बोलते हैं, सेस्क्यूऑक्साइड्स। ठीक, तो ध्यान रखना कार्बन का एक और इंपॉर्टेंट ऑक्साइड दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। क्लियर, चलो, तो ये हो गया 3 ऑक्साइड्स हो गए हमारे पास कार्बन के, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा कार्बन सब ऑक्साइड दैट इज C3O2। ज्यादा कुछ आपको इस बारे में नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन। चलो, कार्बन के ऑक्साइड्स के बाद एक और कंपाउंड है कार्बन का जो आपको यहां पे डिस्कस करना है, दैट इज कार्बाइड्स। ठीक, तो देखो जैसे नाइट्रोजन का होता है नाइट्राइड, ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड, फास्फोरस से बनता है फॉस्फाइड, सेम उसी तरह कार्बन से क्या बनता है, कार्बाइड। कार्बाइड का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है, आपके पास बेसिकली 3 तरह के कार्बाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने तरह के एग्जिस्ट करते हैं, 3 तरह के कार्बाइड्स। तो देखो इन कार्बाइड्स को हम यहां पर 3 तरह के कार्बाइड्स को डिस्कस करेंगे। पहले जो कार्बाइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिथेनाइड्स। मिथेनाइड्स, तो देखो हम क्या करते हैं, यहां कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये जो कंपाउंड बनाते हैं उसी के हिसाब से हम इन कार्बाइड्स को डिफाइन करते हैं। मिथेनाइड्स, मिथेनाइड्स में बेसिकली C4 माइनस आयन होता है। कौन सा आयन होता है, C4 माइनस आयंस। और ये कार्बाइड्स हाइड्रोलिसिस पर मीथेन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीथेन गैस। ठीक, तो जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल लें, आप इसको कंबाइन करो। जैसे आपके पास Ca होता है 2+ और ये होता है C4 माइनस। ठीक, तो आप ऐसा करो, इसके साथ मत बनाओ, इसको आप बनाओ Al के साथ। जैसे Al होता है 3+ C4 माइनस। बचपन में क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा है, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Al4C3 है ना। क्रोमियम 3+, तो क्रोमियम 3+, कार्बन 4-, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Cr4C3। तो ये आपका नॉर्मल कार्बाइड है जिसमें C के ऊपर 4- चार्ज होता है, C4- यूनिट होती है। ठीक, इस तरह के कार्बाइड का, जैसे मैं Al4C3 का अगर हाइड्रोलिसिस करूं तो ये आपके पास बनाएगा मीथेन गैस। क्या बनाएगा, मीथेन गैस। बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, Al2O3 टाइप ही बनाएगा। तो यहां पर क्या है, इस कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन गैस बन रही है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मीथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं, मीथेनॉइड्स।
ये चीज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आती है जब आप कन्वर्जन करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। अपने यहाँ तो इंफॉर्मेशन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो ये हुए आपके पास पहले टाइप ऑफ कार्बाइड्स, मीथेनाइड्स, जिनमें C4- आयन होता है और इनको हाइड्रोलाइज करने पर आपको क्या मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। ठीक, दूसरे टाइप के जो आपके पास कार्बाइड्स हैं उनको हम बोलते हैं एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स, ये जो एसिटिलाइड्स होते हैं इनके अंदर जो कार्बाइड आयन होता है वो होता है C2-2-। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, C∼C-। तो इनको हाइड्रोलाइज करूंगा तो यहां एक H लग जाएगा, यहां एक H लग जाएगा, क्या बन जाएगी, एसिटिलीन गैस। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, एसिटिलीन गैस, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड्स। यहां पे भी आप लिख देना ऑन हाइड्रोलिसिस दिस गिव्स, कौन सी गैस, मीथेन गैस। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, मीथेनॉइड्स। ये एसिटिलीन बना रहा है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड्स। फॉर्मूला देखो C2-2-, जैसे कैल्शियम है Ca2+ होता है, C2-2-, कंपाउंड बनाओ, क्या बनाएगा, CaC2। ठीक, इस CaC2 का आप हाइड्रोलिसिस करो, तो CaC2 का हाइड्रोलिसिस करोगे आपके पास क्या बनेगी, C2H2 गैस अलॉन्ग विद CaO। ठीक, तो बैलेंस आप कर लेना। काम की चीज क्या है, कौन बना, एसिटिलीन बनी, HC∼CH। सिंस ये एसिटिलीन दैट इज योर इथाइन बना रहा है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड्स बोलते हैं। तो ये हुई आपकी दो कैटेगरीज ऑफ कार्बाइड्स, एक मिथेनाइड्स C4-, दूसरा एसिटिलाइड्स C2-2-। तीसरी जो कैटेगरी है आपके पास थर्ड, ठीक, इनको हम बोलते हैं एलाइलाइड्स। क्या बोलते हैं, एलाइलाइड्स। ये जो कार्बाइड्स हैं, ये कार्बाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होने पर प्रोपाइन बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं, प्रोपाइन। ठीक, तो सिंस ये प्रोपाइन बनाते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एलाइलाइड्स। इसको हम एलाइलिन भी बोलते हैं। ठीक, अब तो ध्यान रखना, एलाइलाइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोलाइज होने पर प्रोपाइन बनाते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है C4-3- टाइप का। ठीक, तो पहली चीज ऑन हाइड्रोलिसिस ये क्या बनाते हैं, गिव्स, सॉरी C4-3- C4- का। ठीक, तो ये क्या बताता है, हाइड्रोलिसिस पे गिव्स प्रोपाइन। तो देखो प्रोपाइन गैस आपके पास ये बनाएगा C3-4-, सॉरी C3-4-। तो देखो Mg2+, इसको आप कंबाइन करो C3-4- के साथ। ठीक, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास, 1:2 का रेशियो हो गया, तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा Mg2C3 टाइप। जब आप इस Mg2C3 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास कौन सी गैस बनेगी, प्रोपाइन, CH3C∼CH। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म हमको डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपाउंड्स की बात करनी है। तो ये आपके तीन टाइप ऑफ कार्बाइड्स, मिथेनाइड्स, एसिटिलाइड्स एंड एलाइलाइड्स। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कार्बाइड हाइड्रोलिसिस पर क्या कंपाउंड बना रहा है, हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये थर्ड आपको याद रहे ना रहे, ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप C4- टाइप के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलता है, एक मीथेन मिलेगी। जब भी आप C2-2- टाइप के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, इथाइन गैस मिलेगी। तो कई बार ऑर्गेनिक में हमारे पास कन्वर्जेंस होते हैं, तो उन कन्वर्जेंस के अंदर ये काम में आता है। तो ध्यान रखना, कई बार बोलता है कि आपको एसिटिलीन बनानी है, तो कैसे बना सकते हो, CaC2 का हाइड्रोलिसिस करो, तो क्या बना लेगा, HC∼CH, है ना, बोर्ड्स में भी पूछ लेता है ऐसा ही। फिर इसको आगे कंटिन्यू करवाता है, बोलता है इससे एक एल्केन बनाओ, तो सब कुछ मत करो, इसका आप रिडक्शन कर दो,
चाहे NaBH4 से कर दो या H2Ni से कर दो, ये क्या बना लेगा? CH3CH3। तो यहां से इसने बना ली इथेन। तो अगर आपको कैल्शियम कार्बाइड से इथेन बनाना हो तो क्या करोगे? पहले इसका हाइड्रोलिसिस करो, ये इथाइन बनाएगा, इथाइन का आप रिडक्शन करो तो वो क्या बना देगा आपके पास? इथेन गैस। क्लियर? चलो, तो ये वो अपने कार्बन के कुछ कंपाउंड्स और इन कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक बार आप इसे कॉपी करो, हम चीजों को समराइज करते हैं और फिर मूव करते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ जिसका नाम है सिलिकन। तो सिलिकन के भी कुछ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसे कॉपी करो, हम चीजों को समराइज करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो देखो, ये अपने कार्बन के सारे कंपाउंड्स हुए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले एलिमेंट सिलिकन के ऊपर। ठीक, तो आज हमने जो भी डिस्कस किया उसमें मेनली हमने डिस्कस किया था CO2 का फॉर्मेशन। ठीक, तो जनरली आप लाइमस्टोन की रिएक्शन HCl से करवाकर CO2 बनाते हो। CO2 की स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन यहां पर sp हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होता है। फर्दर यहां पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O माइनस। ठीक, एक बार इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, एक बार इधर शिफ्ट होगा। तो रेजोनेंस की वजह से जो आपके दोनों CO बॉन्ड होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कार्बोनिक एसिड बनाता है जो अपने ही कॉन्जुगेट बेस HCO3 माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक बफर। और ये बफर आपके ब्लड की pH को मेंटेन करके रखता है इस रेंज के अंदर। ठीक, फिर हमने बात की कार्बन के ऑक्साइड सब ऑक्साइड की C3O2। क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, और हीट करने पर ये क्या बनाता है? CO प्लस CO2 का एक मिक्सचर। ठीक, तो एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। तीसरा हमने डिस्कस किया अपने कार्बाइड्स को, 3 तरह के कार्बाइड्स, मिथेनाइड्स, एसिटिलाइड्स एंड एलाइलाइड्स। ये C4 माइनस, ये आपके पास C2 माइनस, और ये क्या होगा आपके पास? C3 माइनस। ये आपके पास कंपाउंड हुए 3 तरह के कार्बाइड्स। ये हाइड्रोलिसिस पर क्या देगा? मीथेन। ये हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाएगा? C2H2 एसिटिलीन, और ये हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाएगा? प्रोपाइन। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इनका नाम रखा गया है। ये दोनों आपके ऑर्गेनिक में बहुत काम में आएंगे, तो इनको आप ध्यान रखना। चलो, कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आवर सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, जिसका नाम क्या है? सिलिकन। तो सिलिकन के बारे में देखो, आपको ना मेनली सिलिकन के कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। तो देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स है सिलिकन के जो आपको यहां पे डिस्कस करने हैं। Some important compounds of silicon। ठीक, सिलिकन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है सिलिका, SiO2। प्यार से बोलो तो मिट्टी, मिट्टी सिलिका। ठीक, तो सिलिकन का ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो, कुछ लोग तो नाम भी कंफ्यूज होते हैं, सिलिका, सिलिकन। सिलिकन इज Si और सिलिका क्या होता है? SiO2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, देखो जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, यहां पर एक लार्ज कोवेलेंट नेटवर्क बनता है, सेम वैसे ही सिलिका की भी एक लार्ज कोवेलेंट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर टाइप इसकी ज्योमेट्री या इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, जब आपका एक सिलिकॉन एटम होता है, ये इन दोनों ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड होगा, ये ऑक्सीजन फर्दर के साथ बॉन्डेड हो गए सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, फिर कौन आ जाएगा यहां पर? सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, लाइक दिस। O Si, O Si,
इधर O, इधर O, इधर O, और इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होती है, 3 डायमेंशन में एक्सटेंड होती है। तो यहां पर क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनता है, ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, रादर मैं बोलूं तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आप समझ चुके हो कि अगर यहां पर लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, तो ये जो कंपाउंड होता है ये बहुत स्टेबल है, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज जनरली अनरिएक्टिव। ठीक, तो अपनी इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये नेचर में कैसा होता है, इनर्ट। इन जनरल ये नॉर्मल कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता है। अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम इसको एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल। रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ठीक, तो पहली चीज ये SiO2 की स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं और वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायर्ड to break SiO bond, SiO2 is generally unreactive या non-reactive both। ठीक, और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करती है। आप बोलो एसिड्स और बेसिस, तो SiO2 जनरली एसिड्स और बेसिस से रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन ये दो कंपाउंड से रिएक्ट करती है जो आपको याद रखने हैं, एक NaOH और दूसरा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो SiO2 एक तो रिएक्ट कर सकता है NaOH से, तो जब ये NaOH से रिएक्ट करता है तो उसका सिलिकेट बनाता है Na2SiO3। ठीक, तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 2 NaOH साथ में बनाएगा आपके पास H2। ठीक, तो एक तो आपके पास ये सिलिकेट बनता है, सोडियम सिलिकेट, कब, जब हम SiO2 की रिएक्शन किससे करवाते हैं, NaOH के साथ। तो NaOH इस पर अटैक कर सकता है। दूसरा इस पर अटैक कर सकता है HF, SiO2 प्लस HF, इससे रिएक्ट करके बनाता है SiF4, सिलिकॉन फ्लोराइड, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 SiO2 और ये आपके पास बनेगा 4 HF। ठीक, तो ये 2 H2O और SiF4, क्या SiO2 प्लस 4 HF लिख दो, तो SiF4 प्लस 2 H2, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ध्यान रखना SiO2 सिर्फ इन 2 ही कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, मतलब ऐसे और भी रिएक्ट करता है। SiO2 का रिडक्शन हो सकता है कार्बन के थ्रू। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही मेटलर्जी के अंदर, ये Si प्लस CO2 बनाएगा। लेकिन आपको तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है। एक NaOH के साथ ये क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट, जो ग्लास बनाने के काम में आता है। जो आप ग्लासेस यूज करते हैं ना विंडोज के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, तो वो बनाने के काम में आता है। दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड इस पर अटैक कर देता है और SiF4 बना देता है। तो ध्यान रखना SiO2 के ऊपर सिर्फ 2 ही चीजें अटैक कर पाती है, एक NaOH और एक HF। क्लियर, तो ये तो अपना पहला कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, दैट इज सिलिका, SiO2। ठीक, और ये इसकी एक लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, और ये SiO2 की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक, अब हमको जो सिलिकॉन का अगला कंपाउंड पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हम बोलते हैं सिलिकेट्स। क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होता है, SiO4 4 माइनस यूनिट्स। सिलिकॉन के ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स,
और यही वो मेन कंपोनेंट है जो ग्लास बनाने में काम में आता है। तो सिलिकेट्स क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके कितने टाइप होते हैं, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो भी कुछ पढ़ा एक बार आप इसे रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अबाउट सिलिकेट्स।